वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल फॉर ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंट रिसीवेबल से इंटरव्यू क्वेश्चन जो आंसर है पार्ट 3 मैंने लाया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बताया था, तो इस वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट डीएसओ मीन्स। डीएसओ क्या होता है? डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग बोल के होता है, तो इसको बोलते हैं डीएसओ इज अ शॉर्ट फॉर डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग. It refers to the average number of days it takes for a firm to collect a payment from a client following the completion of sale. DSO मीन्स होता है कि जो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है, इसका फुल फॉर्म है। इसका माने होता है कि एक कंपनी कितना दिन एवरेज नंबर ऑफ डेज, कितना एवरेज नंबर ऑफ डेज ले रहा है एक फर्म, एक कंपनी, टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द वेंडर, फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल करने के बाद कितना टाइम लग रहा है पेमेंट को कलेक्ट करने में, उसको डीएसओ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट नेट सेल्स मीन। नेट सेल का मीनिंग क्या होता है? ये भी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि नेट सेल का मीनिंग क्या होता है। तो कैंडिडेट शुड नो दैट नेट सेल इज अ टर्म that define the gross sale a company makes minus its discount or return. कोई डिस्काउंट अलाउड किया हो कंपनी ने और या रिटर्न हुआ हो कस्टमर के साइड से, सो दे मे एक्सप्लेन दैट इफ नेट सेल चेंज दिस विल अफेक्ट एन एंटरप्राइज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियस से बात है, सपोज 100 रुपीज़ का ग्रॉस सेल्स है, उसमें 10 रुपया डिस्काउंट है तो 90 हुआ नेट सेल। ठीक है, तो अगर नेट सेल में इफेक्ट होता है कुछ भी, सपोज 100 है ग्रॉस सेल और उसमें 20 डिस्काउंट दे दिया, 20 डिस्काउंट दे दिया, तो फिर ग्रॉस मार्जिन पे तो इफेक्ट होगा ना, क्योंकि वहाँ पे 20 नेट सेल हो गया। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सो इसको आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं नेट सेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डू यू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैंडिडेट शुड नो दैट दे मस्ट फर्स्ट मेक अ डेबिट एंट्री इन द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड देन मेक अ क्रेडिट एंट्री सेल्स अकाउंट टू मेक अ जर्नल एंट्री। सपोज सेल्स हुआ है ऑन क्रेडिट, देन हाउ यू गोइंग टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री? तो सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जो डेटर है वो मेरा इंक्रीज होगा। तो आपको पता है कि जब भी डेटर इंक्रीज होता है, डेटर बढ़ता है यानी एसेट्स है, तो एसेट जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा, बाकी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टेप्स वुड यू टेक टू फोरकास्ट द पेमेंट फॉर द फॉलोइंग मंथ। मतलब क्या क्या स्टेप्स लेंगे टू फोरकास्ट द पेमेंट फॉर द फॉलोइंग मंथ। इट मीन्स दैट कस्टमर से मेरा कितना रिसीव होगा एक मंथ का, जो भी मैंने सेल्स किया है, तो उसको फोरकास्ट करने का स्टेप्स क्या होता है। आंसर है अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट इज फोरकास्टिंग एंड कैंडिडेट शुड हैव अ मेथड टू फोरकास्ट पेमेंट फॉर द फॉलोइंग मंथ. Candidate explained that they would check clients' payment history to work out the cash flow of your business and forecast payment in future. They know that dividing accounts receivable into different categories and monitoring these categories is important for forecasting payments. Suppose कस्टमर को सेल कर दिया गया, अब पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट का ट्रेंड मुझे पास्ट हिस्ट्री, कस्टमर के पास्ट हिस्ट्री को देखकर पता चल जाएगा कि क्या पेमेंट का इसका टर्म्स है, कब कब पेमेंट करता है। ठीक है, और अलग अलग एजिंग बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, एजिंग बकेट, लाइक 0 से 30 डेज में पेमेंट कर देता है, 31 से मे बी 60 डेज में कर देता है, 61 से मे बी 90 डेज में कर देता है पेमेंट। तो ऐसे कैटेगराइज कर देंगे डिपेंड अपॉन द कस्टमर हिस्ट्री ऑफ पेमेंट्स टू द कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि व्हाट डू यू डू इफ यू फाइंड अ बिलिंग
discrepancies in an invoice. अगर invoice में कुछ mistakes है तो क्या करना चाहिए? Invoice mistakes can happen, ये तो हो सकता है. Candidates should know to resolve them. Candidate को चाहिए कि वो जाने कि how to resolve this mistakes in invoice. They explain how they should resolve any potential disputes by checking the formal agreement between the business and the client. They give example of different formal agreements they would need to check, and such as supply or purchase agreements. तो कैंडिडेट को चाहिए कि जो भी क्लाइंट के बीच में और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट्स है, परचेज एग्रीमेंट्स है, उसको चेक करे और वहाँ से वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है, डिस्प्यूट्स को डिटेक्ट कर सकता है, देन रिजॉल्व कर सकता है. सो दिस इज हाउ अ कैंडिडेट कैन find the mistakes in invoicing, and it's a natural thing that mistakes can happen. So you need to check and the purchase agreements in order to identify and then resolve the discrepancies in an invoice. Okay, so these are the questions. We have covered 5 questions. Yeah, if you need any other help, you can comment below. And if you like this, then subscribe my channel and also share this video with families and friends. Thanks for watching. Thank you.